नमस्कार, मैं हूं ज़ायरा। लोकतंत्र में बहुत स्वागत है आपका। शुरुआत करेंगे अपने इस खास बुलेटिन की। पूर्वांचल के 9 जिलों की 54 सीटों पर आज मतदान संपन्न हो गया। आखिरी चरण में शाम 5 बजे तक कुल 54.18% औसत मतदान हुआ और ये पिछली बार के मुकाबले कम माना जा रहा है। चंदौली में 59.59% यानी इस चरण में सबसे ज्यादा मतदान हुआ। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र लोकसभा में 52.70% मतदान हुआ। वहीं अखिलेश यादव के चुनावी क्षेत्र आजमगढ़ में भी 52.34% मतदान हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोटिंग शुरू होने से पहले भारी मतदान का रिकॉर्ड बनाने की अपील की थी। इस चरण में वाराणसी और आजमगढ़ के साथ मऊ, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली, मिर्जापुर, भदोही और सोनभद्र जिलों के 613 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह 7 बजे ही ट्वीट कर यूपी के मतदाताओं से रिकॉर्ड मतदान करने की अपील की थी, लेकिन उनकी अपील का बहुत असर नहीं नजर आया, बल्कि इस चरण में पिछली बार के मुकाबले कम वोटिंग हुई। पिछले 6 चरणों में यूपी की 349 सीटों के लिए मतदान संपन्न हो गए। आखिरी चरण में वाराणसी में भी कोई खास उत्साह नजर नहीं आया, बल्कि वाराणसी की 2 सीटों पर उम्मीदवार योगी सरकार के मंत्री विवादों के घेरे में दिखाई दिए। सलारपुर में मंत्री अनिल राजभर के फोटो लगी मतदाता पर्चियां बांटे जाने पर बीएसपी कार्यकर्ताओं ने विरोध किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें खदेड़ दिया। तो मंत्री नीलकंठ तिवारी सुरक्षा कर्मियों से बहस करते दिखाई दिए। वाराणसी और मिर्जापुर में गुजरात पुलिस की तैनाती से राजनीतिक दलों में खासी नाराजगी दिखी। सोशल मीडिया में एक वायरल वीडियो में देखा गया कि गुजरात पुलिस का एक सिपाही कह रहा है कि आएगा तो योगी ही। किसान नेता योगेंद्र यादव के ऐतराज के बाद मिर्जापुर पुलिस ने ट्वीट कर जवाब दिया है कि उक्त आरक्षी को हटा दिया गया है। वाराणसी से एक दिलचस्प मामला सामने आया है। एक शख्स ने वोटिंग के बाद दावा किया कि वो सरकारी कागजात में मृत बताया गया है और इसी बिना पर उसकी जमीन दूसरों के नाम कर दी गई है। गाजीपुर में भी छुटपुट झड़पों के समाचार मिले। वहीं मिर्जापुर में अपना दल की नेता और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने भी वोट डालने के बाद एनडीए की जीत का दावा किया। मैंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और अपने दायित्व का निर्वहन किया। मिर्जापुर में अपना मतदान किया है मैंने और पूरी तरीके से आश्वस्त हूँ कि मिर्जापुर की 5 सीटें जिस पर हमारे एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी हैं, हम शानदार तरीके से जीतने जा रहे हैं। जौनपुर में भी मतदान के दौरान थोड़ा तनाव देखा गया। बाहुबली धनंजय सिंह पर समाजवादी पार्टी ने मतदाताओं को धमकाने और फर्जी वोटिंग का आरोप लगाया, तो बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मतदान कर्मी पर वोट डालने का आरोप लगाकर हंगामा किया। तो आजमगढ़ की अतरौलिया सीट पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जमकर मारपीट हुई। हालांकि इस बार के चुनाव में पहले ही चरण से ही इस बार कम मतदान देखने को मिला, तो दूसरे चरण में भी पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले 2.73% कम मतदान हुआ। तीसरे और चौथे चरण में भी 1% से ज्यादा कम मतदान हुआ, तो 5वें और छठे चरण में भी 1% की कमी दिखाई दी। तो 7वें चरण में भी मतदाताओं के उत्साह में कमी ने राजनीतिक दलों की फिक्र बढ़ा दी है। हालांकि बीजेपी इसे अपने पक्ष में मानती है। स्वाभाविक रूप से ये 5 राज्यों में नरेंद्र मोदी जी का लोकप्रियता आजाद भारत के बाद किसी भी प्रधानमंत्री की लोकप्रियता से ऊपर चरम सीमा पर दिखाई पड़ी और इसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को होता हुआ इस चुनाव में दिखाई पड़ा है। और मैं इसलिए विश्वास के साथ कह रहा हूं कि हम 4 राज्यों में फिर से सरकार बनाने जा रहे हैं और पंजाब में हम हमारी स्थिति को बहुत बेहतर करेंगे। पार्टी के नेताओं का मानना है कि 2012 के मुकाबले 2017 में 3% वोटिंग बढ़ने से बीजेपी को फायदा हुआ था। उनकी दलील ये है, सरकार से संतुष्ट रहने पर मतदाता वोटिंग में दिलचस्पी कम दिखाते हैं। वहीं समाजवादी पार्टी का दावा इसके उलट है। सपा का मानना है कि ग्रामीण इलाकों में ज्यादा मतदान और शहरी इलाकों में कम मतदान बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने 300 सीटें जीतने का दावा किया है। मुझे खुशी है कि जहाँ जहाँ समाजवादी पार्टी ने गठबंधन किया, उस गठबंधन के सहयोगी दलों को समर्थन मिला, चाहे वो आरएलडी का गठबंधन रहा हो, चाहे ओमप्रकाश राजभर जी का हो,
संजय चौहान को साथ लाए, महान दल को साथ लाए, अपना दल कमेरा रहा या अन्य दलों को जो साथ लाने का काम हुआ उसको समर्थन मिला है। मुझे लगता है कि जो टारगेट था 400 का, उसके लिए मेहनत हुई है, तो कम से कम 300 सीटें तो गठबंधन जीतने जा रहा है। बहरहाल अखिलेश यादव ने मीडिया में आने वाले एग्जिट पोल में ईमानदारी बरतने की सलाह दी है, लेकिन अब सारी पार्टियां अपना अपना गुड़ागड़ दुरुस्त करने में जुट गई हैं और उम्मीदों के सहारे सरकार बनाने या बनने वाली सरकार में अपनी भागीदारी की संभावनाएं तलाशने में लग गई हैं। अंशुमन त्रिपाठी, APN। तो 7वें और आखिरी चरण के साथ साथ यूपी का चुनाव भी संपन्न हो गया है। अब इंतजार नतीजों का है। तो आज 7वें चरण पर आज हम चर्चा भी करने वाले हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेश वर्मा जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रोफेसर भुवन जोशी जी हमारे साथ सपा से जुड़ चुके हैं। जावेद अहमद कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा संजीव कौशिक जी भी जुड़ चुके हैं, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम में। संजीव कौशिक जी, सबसे पहले आप ही के पास आऊंगी, क्योंकि इस बार जो हम वोटिंग प्रतिशत देख रहे हैं वो पिछली बार के मुकाबले काफी कम देखने को मिल रहा है। 54% मतदान हुआ है शाम को 5 बजे तक। वहीं छठे चरण में भी हमने देखा था कि 53% के आसपास ही मतदान हुआ था और पिछले बार के मुकाबले ये फीसद कम देखने को मिल रहा है। और खासतौर से छठे और 7वें दोनों चरणों में पूर्वांचल में मतदान है। किस तरह से इसे देखा जाए, ये जो घटा हुआ प्रतिशत है क्या दर्शा रहा है, क्या लगता है आपको? देखिए जा रहा है, इसे 2-3 तरीके से आप देख सकते हैं। पहली बात तो ये कि आम विश्लेषण की नजर से आप देखें तो वोटों के प्रतिशत में गिरावट का मतलब ये होता है कि पूर्ववर्ती सरकार से लोग संतुष्ट हैं और लोग परिवर्तन के लिए अपने घरों से उतनी तेजी में बाहर नहीं निकले हैं। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि जब वोटों के प्रतिशत की बात जब करते हैं और आंकड़ों की बात करते हैं तो आंकड़ों में ये जब दिखाई देता है कि शहरी मतदाता कितने प्रतिशत घरों से निकले और ग्रामीण मतदाता कितने प्रतिशत घरों से निकले, तो इस पूरे इलेक्शन में आपने देखा होगा कि ग्रामीण मतदाताओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और उन्होंने वोट किया है। शहरी मतदाताओं में जो उदासीनता का माहौल रहा है वो ज्यादा कर रहा है। उसमें भी एक और यदि आंकड़े निकाल के देखते हैं तो महिलाओं ने भी पूरे चरण में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और पहले की अपेक्षा महिलाओं ने भी अपनी भागीदारी निभाई है। इस सारे आंकड़ों को जब देखते हैं तो हमें ये दिखाई देता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ चीजें जो उनके लिए पॉजिटिव थी वो उसी पर तटस्थ होकर के वो राजनीति कर रहे थे। जैसे कि सीधी सी बात मैं करूँ, महिलाओं के लिए या घर परिवार के लिए जो कोरोना काल में जो राशन पानी की व्यवस्था सरकार ने की वो सरकार के लिए पॉजिटिव रहा, ये कहने में कोई गुरेज नहीं है। जो कानून व्यवस्था की बात सरकार ने लगातार अपने आप की तरफ से बढ़ा चढ़ा के किया कि नहीं हमारे यहाँ बिल्कुल कानून व्यवस्था बेहतर है। 12 बजे रात में भी महिलाएं निकल रही थी। हम ये नहीं कह सकते कि 12 बजे रात में महिलाएं निकल जाएंगी या बहुत ज्यादा बेहतर स्थिति हुई है, लेकिन पहले से बेहतर स्थिति हुई है ऐसा महिलाओं का मानना है। तो महिलाओं ने इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए वोटिंग किया है, ये कहने में कोई गुरेज नहीं है। लेकिन शहरी क्षेत्र के जो मतदाता उदासीन है इस इलेक्शन को लेकर के, ये एक खतरे की घंटी है। दूसरी बात, जिस तरह से लगातार शुरुआती दौर से हम लोग देखते चले आए कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति मतदाताओं में एक उदासी का जो वातावरण था या विपक्षी पार्टियों ने लगातार भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से घेरे रहा सरोकारी मुद्दों पर, वो इस बार कोई राष्ट्रवाद की लहर की बात या फिर धार्मिक ध्रुवीकरण की बात, वो जो एक पिज्जा बनाने की बात थी वो नहीं बना पाया भारतीय जनता पार्टी। हालांकि ये बात अलग है कि जो राष्ट्रवाद की बात थी उसे हिंदुत्व का मुद्दा और राष्ट्रवाद में परिवर्तन उन्होंने कर दिया, बातें बराबर हो गई। लेकिन उनके मतदाता का एक ऐसा वर्ग है जो कभी भी भारतीय जनता पार्टी से इतर नहीं जा सकता। कुछ ऐसे मतदाता है जो इधर से उधर होने वाले। बिल्कुल आपके हिसाब से जिस तरीके से 2017 के नतीजे हमने देखे थे कि बीजेपी को ही इन सीटों पर बढ़त हासिल हुई थी, करीब 36 सीटें बीजेपी की हुई थी इन 57 सीटों में से, कि इस बार भी इस तरह के प्रदर्शन की उम्मीद की जा सकती है। आपका जैसा मानना है। चलिए ठीक है संजीव जी। महेश वर्मा जी, आपको क्या लग रहा है कि वही दोबारा प्रदर्शन दोहरा पाने में आप लोग कितने कामयाब रहेंगे? क्योंकि कांटे की टक्कर तो मिली है आप लोगों को, इससे नकारा नहीं जा सकता है, क्योंकि फिर बात चाहे समाजवादी पार्टी की करें या फिर कांग्रेस की करें, तो यहाँ पर लगातार जो रोड शोज हैं, रैलियां हैं, सभी पार्टियों ने करी हैं। आपको क्या लग रहा है सबसे तगड़ा मुकाबला क्या सपा से मिल रहा है आपको? कितना उम्मीद है आपको अपने बेहतर प्रदर्शन की इस बार? जी महेश वर्मा जी, आपकी आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही है, आप म्यूट पर हैं शायद। आवाज आ रही है अब? जी जी सुन पा रहे हैं हम, कहिए। दारा जी, मैं कह रहा हूं कि अगर कोई सबसे ज्यादा आश्वस्त और कहीं इस वोट को लेकर या इस चुनाव
को लेकर अगर किसी पार्टी के अंदर एक आत्मविश्वास है तो निश्चित रूप से वो भारतीय जनता पार्टी है। और उसका कारण स्पष्ट है कि ये जो चुनाव है ये काम बनाम नाम के ऊपर लड़ी गई है। एक तरफ काम था, दूसरी तरफ नाम था, परिवारवाद था। और उसको कहीं ना कहीं इस बार जो है इस चुनाव से जो है उसकी विदाई तय है। या वो अखिलेश जी का परिवार हो, मुलायम सिंह जी के परिवार कह लीजिए, या नेहरू गांधी परिवार हो, तो ये आप मान के चलिए कि इसके ऊपर जो है वोट का चोट जबरदस्त लग रहा है। दूसरी बात, संजीव जी ने एक जो बात कही, अमूमन जितने पत्रकार होते हैं या जो मीडिया कर्मी होते हैं उनका यही आकलन रहता है। तो उन्होंने कहा कि भाई पिछली बार 71% जो है वोट हुआ, तो एंटी इनकम्बेंसी का निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा था। इस बार जो है वोट पोलिंग कम हुआ है। और अभी आपने कहा कि इस एरिया में कम हुआ है। जी, इस एरिया में कम हुआ है। इस एरिया में कम हुआ है, इस एरिया में नहीं। जैसे आप गोरखपुर क्षेत्र में भी जाएंगी तो वहां भी थोड़ा सा कमोवेश कम हुआ है। नहीं, मैं खासतौर से पूर्वांचल की बात कर रही थी कि पूर्वांचल। बहुत सही, आपने बहुत सही वर्ड। अब ये क्या है कि यहाँ माइग्रेटेड लेबर है। जैसे ही कोरोना काल का ये जो अभी देख रही हैं कि थोड़ा सा बंदिशें खुली हैं, तो लोग यहाँ से पलायन किए हैं। लोगों की अपनी रोजी रोटी भी है, अपने काम काज भी है। बाहर के राज्यों में काम करने वाले लोग जो है, मजदूर यहाँ ज्यादा है। तो उनके कहीं जो वोट है, जो कि उनकी तादाद ठीक ठाक है, तो वो भी कमोबेश थोड़ा सा उसका भी फर्क पड़ा है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि यहाँ जिस तरह से एक हम ये कहें कि माफी चाहूंगा जी, जिस तरह का एक माहौल बना हुआ है, जिस तरह का वातावरण बना हुआ है, मैं आज समाजवादी पार्टी या कांग्रेस या बसपा कहीं बीजेपी के आगे ठहर नहीं सकती। अगर कोई कॉन्फिडेंट है, चलिए ठीक है, आप को सबसे ज्यादा पूछ लेते हैं। भुवन जी भी जुड़े हुए हैं, आश्वस्त है, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी। भुवन जोशी जी, क्या लग रहा है? कह रहे हैं परिवारवाद और विकास के बीच में ये लड़ाई है और आप लोग इनके सामने कहीं स्टैंड नहीं करते हैं। पहले तो मैं कहना चाहता हूँ कि वो का चुनाव था, निश्चित तौर पे जायरा जी बहुत ही जिम्मेदारी से मैं कहना चाहता हूँ, सूर्य हमेशा पूर्व से उदय होता है। 10 मार्च को आप देखेंगे कि सूर्य उदय हो चुका है। माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं और समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है। दूसरा, मेरे साथी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी ने कहा था कि परिवारवादी है। हम माननीय हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी को इन्होंने परिवारवादी कहा, इनके प्रधानमंत्री जी ने भी परिवारवादी कहा। मैं कहना चाहता हूं, हाँ हम परिवारवादी हैं क्योंकि हमारा उत्तर प्रदेश हमारा परिवार है। हम परिवारवादी हैं क्योंकि यहाँ की मातृशक्ति, यहाँ के युवा, यहाँ के विद्यार्थी, यहाँ के मजदूर, यहाँ के किसान सब हमारा परिवार है। माननीय अखिलेश यादव इन सबको अपना परिवार मानते हैं। और तीसरा, मैं इस चुनाव को क्यों याद किया जाएगा, क्योंकि जायरा जी चुनाव ये इससे पहले भी हुए हैं, आज भी चुनाव हुए हैं, आगे भी चुनाव होंगे। लेकिन 2022 के चुनाव को अगर याद किया जाएगा तो तुमने आपने पढ़ा था कि जब रोम जब रहा था तो नीरो बंसी बजा रहा था। हमारे देश ने देखा, प्रदेश ने देखा, इस बार जब चुनाव हमारे यूक्रेन में हमारे नौनिहाल, हमारे जो बालक हैं, हमारे जो विद्यार्थी हैं वो फंसे हुए थे, तो हमारे भारत के नीरो हमारे प्रधानमंत्री जी यहाँ पर डमरू बजाने का काम कर रहे थे। तो ये देश ने देखा, ये प्रदेश ने देखा, इसलिए 2022 के चुनाव को याद किया जाएगा तो इस बात को लेकर क्या किया जाएगा। और मैं कहना चाहता हूँ, पहले 2017 से लेकर 2022 में जो माननीय हमारे जो अखिलेश यादव जी है, हमारे जो नेता है, उन्होंने जो विपक्ष की भूमिका अदा करी है, सड़क से लेकर सदन तक, और हर किसान, मजदूर और विद्यार्थी और युवाओं की आवाज बन के उभरे हुए हैं। आज भारतीय जनता पार्टी का कई जगह खाता भी नहीं खुलने जा रहा। ये शायद हमारे साथी जो भारतीय जनता पार्टी, चलिए ठीक है, खाता खुलेगा या नहीं खुलेगा ये स्पष्ट हो जाएगा 10 तारीख के बाद ही। और जावेद जी भी जुड़े हैं हमारे साथ कांग्रेस से। जावेद साहब, आपको क्या लगता है? हालांकि प्रियंका गांधी ने भी खूब मेहनत करी है इस बार, प्रचार प्रसार में रोड शो भी करे हैं, पूर्वांचल में कई इलाकों में, गोरखपुर भी पहुंची थी, और महिलाओं को पूरी तरह से साधने की कोशिश की गई है। जैसे कि संजीव जी भी कह रहे थे कि इस बार महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर इस वोट करा है, तो आपको क्या लग रहा है, क्या उन महिलाओं का वोट आपको गया होगा? आपके हिसाब से क्या लगता है कि प्रियंका गांधी ने जिस तरीके से महिलाओं को साधने की कोशिश की है, तो आपको इस चीज का कितना फायदा पहुंचेगा? नहीं दायरा जी, बिल्कुल ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने उठाया। महिलाओं का कितना वोट गया, और महिलाओं का वोट ही एक ऐसा वोट होता है, और खासतौर से 40% महिलाएं हैं, वो बड़ी निर्णायक भूमिका है। और हर परिवार में महिलाओं का ही अपना एक परिवार चलाने में योगदान है। तो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के और महिलाओं के मुद्दे को लेकर के जिस तरीके से आदरणीय प्रियंका गांधी
उत्तर प्रदेश में चुनाव की कमान उन्होंने संभाला और कल महिला दिवस के अवसर पर वो लखनऊ में एक बड़ी रैली, एक बड़ा मार्च करने जा रही है हजरतगंज में। तो वो बैठी नहीं है, महिलाओं को ये नहीं कि आज 6 बजे तक पोलिंग हो गई तो बस हमारा बोरिया बिस्तरा बंद। वो निश्चित रूप से पूरी कमान संभाले हुई है और हर उस मुद्दे के लिए लड़ाई कर रही है। तो महिलाओं का जहां तक सवाल है, महिलाएं कांग्रेस पार्टी की तरफ देख रही हैं और अब ये 10 मार्च को तय होगा कि जो आदरणीय प्रियंका गांधी ने मेहनत किया है वो कितना वोट को कन्वर्ट कर पाने में सफल है, कहां पर उन्होंने अच्छा किया, कहां उनसे चूक हुई। मैं बड़ी निष्पक्षता के साथ अपना ये पक्ष रख रहा हूँ, मैं कोई हवाई बात नहीं। निश्चित तौर पे उन्होंने बहुत मेहनत की है और हमें आशा है कि उस मेहनत का परिणाम हमें 10 मार्च को दिखेगा और एक निर्णायक भूमिका में हम उत्तर प्रदेश में हो। और अभी हमारे साथी कह रहे हैं काम बनाम नाम, ये बहुत अच्छी बात है। ये उठा करके आते हैं तो ये लोग करते हैं, अरे भाई काम ही नाम पर आपको वोट दिया गया था और आपने केवल नाम दिया। आपने रोजगार का वादा करके सरकार बना, आपने रोजगार नहीं दिया। आप कहा मैं काला धन लाऊंगा, सब में आपने काला धन लाया, तो बल्कि देश का धन था उसको आपने काला कर दिया है। जीएसटी कोई गलत चीज नहीं है, लेकिन जीएसटी का जो स्वरूप है, जीएसटी का जो नियम कानून होना चाहिए, उसका सरलीकरण होना चाहिए, वो इन्होंने नहीं किया। साइकिल के टायर भी 28% जीएसटी आप ले रहे हो, फॉर्च्यूनर BMW के टायर पे भी आप 28% जी। चलिए ठीक है जावेद साहब, अगर ये सब बातें जो है जो आप बता रहे हैं सच हैं और वाकई में जनता इससे परेशान है तो वो अपना हिसाब ले लेगी। है आज चुनाव संपन्न हो चुका है उत्तर प्रदेश का, 7 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। खास मेहमान बने हुए लगातार हमारे साथ संजीव कौशिक जी, आपके पास आऊंगी। आज जो चुनाव हुए हैं सबसे अहम माना जा रहा है, देखिए वाराणसी की जो तमाम सीटें हैं और आजमगढ़ की, क्योंकि संसदीय क्षेत्र प्रधानमंत्री का है वाराणसी और आजमगढ़ अखिलेश यादव का है। बेहद अहम ये दोनों ही सीटें मानी जा रही हैं और पिछली बार हम देखें तो वाराणसी में 8 में से 6 बीजेपी को मिली थी, लेकिन आजमगढ़ में महज एक ही सीट बीजेपी के खाते में जा पाई थी। तो यहां पर कितना बदलाव देखने को मिल सकता है पिछली बार से अब तक में, कितनी परिस्थितियां बदली हैं आपके हिसाब से, क्या लग रहा है एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर? देखे जा रहा है खास करके ये 7वें चरण के मतदान के बारे में हमारा मानना यह है कि जिस तरह से यूक्रेन में फंसे बच्चों के लिए भारतीय सरकार रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई थी, उसी तरह से बीजेपी जिस तरह से उत्तर प्रदेश में फंसी हुई थी, सरकार यहाँ भी रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई थी। क्या भारतीय जनता पार्टी को निकाल पाती है? सबसे अहम सवाल ये है, क्योंकि ये वो 54 सीटें हैं जिस पर 7वें चरण के चुनाव में हमने देखा कि 2017 में जब मोदी जी की आंधी चल रही थी तब भी कुछ ऐसे विपक्षी पार्टियों के लोग थे जो यहाँ अंगद के जैसे पांव अड़ाए बैठे थे। उनका कुछ नहीं हुआ और हवा के झोंकों से उनका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। बहुत सारी ऐसी सीटें थी जिसमें बहुत कम मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भी जय हासिल की थी। जाहिर सी बात है कि विपक्ष का बड़ा ही मजबूत किला है ये। आज बिल्कुल परिस्थितियां बदली हुई हैं और इस बदले हुए परिस्थिति में आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं भारतीय जनता पार्टी किस कदर फंसी हुई थी कि देश के प्रधानमंत्री को नमक की कीमत या नमक का हक अदा करने की बात याद आ गई और उन्होंने इस बात तक चर्चा कर दी। तो जाहिर सी बात है कि जो भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की बात करती थी, यदि इस स्तर पे पहुंच जाए तो जाहिर सी बात है कि स्थिति बहुत बेहतर नहीं है। यहाँ ये वो इलाका था जहाँ बाढ़ भी था, साढ़ भी था, माफिया भी थे, महंगाई भी, बेरोजगारी भी थी, किसानों की अपनी एक वेदनाएं भी हैं, समस्याएं भी हैं, जिसको किसी ने कभी पिछले 5 वर्षों में चिल्लाते रहे किसान, लेकिन सरकार ने उनकी बात नहीं सुनी। 4थे चरण के बाद में आदरणीय प्रधानमंत्री जी को ये बात समझ में आई। तो ये तमाम चीजें थी जो चुनौती के तौर पर खड़ी है और भारतीय जनता पार्टी खास करके, यदि हम जिस वाराणसी सीट की बात आप कर रही थी, ये वो सीट है जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है, लेकिन वहाँ भी बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जो फंसी हुई दिखाई दे रही है। वहाँ पे भी देश के प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है कि किस तरह से वहाँ सीटें निकाली जाए। यह बात अलग है कि हम बार बार एक बात कहते हैं कि इस बार के इलेक्शन में, 2017 के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी विपक्षी पार्टियों से तो लड़ ही रही थी, भीतरघात से भी वो शिकार हो रही थी और भीतरघात से भी लड़ाई लड़ रही थी। वो सब कोई जानते हैं कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश की इकाई को छोड़ दिया गया पहले, बाद में निकालने की बात हुई। आदरणीय योगीनाथ की जो योगी जी की जो कार्यशैली थी, उस कार्यशैली से भी बहुत सारे लोग खुश नहीं थे। लोगों की बात छोड़ दीजिए, विपक्षियों की बात छोड़ दीजिए, उनके अपने पार्टी के लोग खुश नहीं थे। उनके लोग कई बार शिकायत कर चुके थे, विधायक कई बार शिकायत कर चुके थे कि हमारी बात डीएम नहीं मानते, हमारी बात एसपी नहीं मानते। 200 से ज्यादा विधायकों का कुनबा असंतोष का एक बार पर निकालते हुए हम लोगों ने महसूस किया है, वो चिट्ठियां भी हमने देखी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है
कि भारतीय जनता पार्टी जो 2017 में इतने प्रचंड बहुमत से सत्ता में काबिज थी, इन्हीं योगी जी को उस कुर्सी पर बैठाया गया था। क्या योगी जी सचमुच मोदी जी के उत्तराधिकारी हैं? क्या उस सीटों में इजाफा कर रहे हैं? यदि नीचे की तरफ ग्राफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को विचार करना होगा। और ये केवल संजीव जी, कहीं ना कहीं मोटा मोटा तौर पर ये माना जाए कि जीत सकती है बीजेपी, अच्छा प्रदर्शन कर सकती है, लेकिन जिस तरह प्रचंड बहुमत से पिछली बार जीत पाई थी उसके चांसेस थोड़े कम लग रहे हैं, जिस हिसाब से आप बता रहे हैं। नहीं, देखिए मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि चांसेस नहीं, तमाम तरह के विश्लेषण करने वाले लोग या सर्वे करने वाली एजेंसियां लगातार बता रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस बार फंसी हुई दिखाई दे रही है। तो जाहिर सी बात है कि जब खुद सरकार के लोग भी इस बात को मानते हैं कि नहीं, हम बेहतर प्रदर्शन नहीं है, या बहुत सारे लोग ऐसे लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के होते हुए भी माफीनामा हमने देखा भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के द्वारा कि हमने अपने क्षेत्र में भ्रमण नहीं किया, हम नहीं आ पाए, इसलिए माफी चाहते हैं हम। तो ये तमाम तरह की चीजें, और आरोप प्रत्यारोप के दौर में विपक्षी पार्टियों ने जिस तरह से नाकामियों को कुरेदा है, मैं बार बार कहता हूँ, फिर दोबारा दोहरा रहा हूँ कि भला हो भारतीय विपक्षी पार्टियों का कि भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने सरोकारी मुद्दे पर घेरे रहा, राष्ट्रवाद पे या धार्मिक ध्रुवीकरण पर खेलने नहीं दिया, और लगातार वो रोजगार की बात करते रहे, शिक्षा की बात बिल्कुल, तमाम ऐसी चीजें नहीं, और नेक टू नेक की फाइट अगर हम इसके कहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल तगड़ा मुकाबला सपा और भाजपा में हमें तमाम सीटों पर देखने को मिल रहा है इस बार। महेश वर्मा जी, आपको क्या लगता है, क्योंकि पूर्वांचल की, जैसे कि हम 7वें चरण के खासतौर से बात कर रहे हैं, तो छोटे दलों का बहुत महत्व माना जाता है यहाँ पर, और पिछली बार सुबह सपा आपके साथ थी और 3 सीटें उसने जीती थी, लेकिन इस बार सुबह सपा राजभर जी आपके साथ नहीं है। ऐसे में इस चीज का आपको कितना नुकसान हो सकता है? इस तरह की चीजों का नुकसान जो है ना, तब समझ में आता है जब इनकी कोई क्रेडेंशियल है, इनका कोई काम है, ये कभी भाजपा से अगर हाथ मिलाए, कभी सपा से हाथ मिलाए, कभी बीएसपी से मिलाए, लेकिन इन्होंने भला किसका किया? इन्होंने स्वयं अपना छोड़ के ना कार्यकर्ता का किया, ना जनता का किया। तो इनकी क्रेडेंशियल की जो एक वैलिडिटी, वैधता जो होती है, वो एक समय इनका निश्चित है, और वो समय इनका अब निकल गया। अब रही बात, जैसे अभी संजीव जी ने एक बात कही कि भाई भाजपा फंसी हुई है, या यहाँ पे जिस तरह के एक सुनामी रहा प्रधानमंत्री का एक टाइम में, और उसके बावजूद भी इस क्षेत्र में जो है विपक्षी पार्टियों ने सीट जीते, लेकिन उन्होंने कारण नहीं बताया, उन्होंने वजह नहीं बताई। एक अपराधी आतंकवाद का जो एक संगठित गिरोह होता था इस क्षेत्र में, उस साये में जो है वहां किसी भी तरह से कोई भी कोशिश, अब 2017 में जो सरकार थी वो सपा की थी, और उसके साये में जब ये चुनाव लड़ा गया तो निश्चित रूप से कुछ इस तरह के लोग तो फायदा उठा ही लेते हैं। लेकिन इस बार क्या है जारा जी, इन सब चीजों का कहीं ना कहीं ये दिखाई दे रहा है कि ना आतंक है, ना अपराधी है, ना आतंकवादी है। जो चुनाव है वो बहुत सरल है, सहज है, लोग निर्भीक है, और जो लोग काम किए हैं, या वो पार्टी हो या कोई भी पार्टी अगर काम की है, कोई भी विधायक काम किया। अब जैसे इन्होंने एक बात कही कि विधायकों का एक असंतोष था कि मुख्यमंत्री जोगी के खिलाफ, मैं ऐसा नहीं मानता हूं। ये जो परंपरा है संजीव जी, ये कांग्रेस ने अपने विधायकों के अंदर जो डाला हुआ था कि विधायक को जो है अपने क्षेत्र में ऐसे वो लोग बना देते थे कि वो कोई भी भ्रष्ट काम करे, जनता किसी भी तरह से त्रस्त हो जाए, लेकिन उसको कोई पूछने वाला नहीं था। वो उधर लूट रहा है, वो उधर लूट रहा है, कोई किधर खा रहा है, कोई किधर खा रहा है। मुख्यमंत्री जोगी जी का एक प्रयास था, या ये बदलाव था कि हम वो काम करें जिससे कि विधायक भी काम कर सके, जनता तक काम पहुंच सके, और जो सिस्टम है, व्यवस्था है, उसमें एक बदलाव लाए। ये जो बदलाव का जो सोच था ना, उससे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लोगों में असंतोष जी बिल्कुल आपके हिसाब से जो बदलाव की वजह से थोड़ा असंतोष लोगों में देखने को मिल रहा है और उसका असर जी बिल्कुल उसका असर देखिए नतीजों पर भी जाहिर तौर पर हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है भुवन जोशी जी क्या कहना चाह रहे हैं आप? काफी देर से अपनी बात रखना चाह रहे थे। देखिए जायरा जी मैं कहना चाहता हूं जो हमारी सरकार से जो इनका बदलाव था वो बदलाव भी पूरे उत्तर प्रदेश ने 5 साल के कार्यकाल में देख लिया। 5 साल के कार्यकाल में लोगों ने देख लिया कि 700 किसानों की शहादत इनके शासन में हो गई।
इन्होंने फर्जी मुकदमों की बाढ़ लगा दी किसानों पे। जब किसान यहाँ पर आंदोलन में आया था उस पर कोई मुकदमे नहीं थे, लेकिन जब वो वहां पर गया तो इन्होंने रिटर्न लिखित को उसको क्या दिया, वहां पर उस पर फर्जी मुकदमे लगा दिए। और इनके अहंकार का जो सत्तारूपी इनका जो अहंकार है उसका अंत यहीं तक नहीं हुआ। उनके गृह राज्य मंत्री का बेटा हार चला देता है और कितनी लीपापोती उसमें करी गई। उनको लाने के लिए रेड कारपेट पे लाया गया, उनके यहाँ चस्पा हो रहा है नोटिस, लेकिन वो आने को तैयार नहीं है। इस तरह का माहौल उत्तर प्रदेश में अगर किसी देखा तो माननीय योगी जी की सरकार में देखा। मैं कहना चाहता हूँ मजदूरों को उन्होंने कोरोना काल में सड़कों पे छोड़ दिया मरने के लिए, और ऑक्सीजन की कमी को आपने देखा होगा। व्यापारियों की हत्या आप देख रहे होंगे, गोरखपुर में वर्दीधारी ने गोरखपुर में हत्या कर दी, और लाइव आपने देखा होगा बागपत में एक परिवार ने कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों के खिलाफ आज मैं सुसाइड कर रहा हूँ। तो ये इनका आचरण है, मातृशक्ति की बातें करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मैं कहना चाहता हूँ मातृशक्ति के लिए इनके देखिए अभी खुद के विधायक खुद के सांसद जेलों में है जघन्य अपराध के लिए, और इन्होंने आप देखिए वहां पर दलित बेटी को इन्होंने जलाने का काम करा, इस तरह का काम करा। और सबसे ज्यादा महंगाई की मार अगर किसी को मिलती है तो सुबह सुबह जब महिला चूल्हे पे जाती है तो गैस का सिलेंडर 400 रुपए का था, इनकी सरकार ने 1000 रुपए का काम करने का काम करा इनके। और जब नौजवान नौकरी मारने के लिए गया उन्होंने वहां दंडों से उसका स्वागत करा। और मैं कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी का सूर्यास्त हो चुका है, और आप देखिएगा इन्हें बुलाइएगा। चलिए ठीक है, देखेंगे किसका अरे अब सूर्यास्त कौन हुआ सा है, किसका सूर्य उदय मिलने है। वाला है कि इतनी लंबी चौड़ी आपने स्पीच दे दी। जी आप जी भी लंबी बोल रहे अब तो वोट के टाइम ठीक है महेश जी, आऊंगी आपके पास। हम बात कर रहे हैं किस तरीके से आज जो 7वें चरण का मतदान संपन्न हो गया, और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के चुनाव भी संपन्न हो गए हैं, और अब नजरें टिकी हुई हैं नतीजों के ऊपर कि आखिर क्या कुछ निकलकर सामने आएगा, उसी पर हम विश्लेषण कर रहे हैं। खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जावेद अहमद साहब, आपके पास ही आना चाहूंगी। अब जैसे कि हमने देखा कि आपकी पार्टी ने भी पुरजोर तरीके से प्रचार प्रसार खूब किया है इस बार जनता को लुभाने के लिए, लेकिन कांग्रेस का कोई बहुत ज्यादा हम नहीं कह सकते कि जनाधार उत्तर प्रदेश में हमें देखने को मिलता है। लेकिन जो मेहनत करी गई है प्रियंका गांधी की तरफ से उसे भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो आपको क्या लगता है कि कितना ये कारगर साबित होगा? क्योंकि मैराथन जब हुई लड़कियों की तो उसमें खूब तादाद में महिलाएं तो आई, दौड़ी भी लड़कियां खूब, लेकिन क्या ये वोट्स में तब्दील हो पाएंगी? आपको क्या लगता है? बिल्कुल वोट में तब्दील होगा, और वोट में तब्दीली जब ही आती है जब आप की जो चीजें हैं, आपके जो मुद्दे हैं, वो जनता के मुद्दे जब एक हो जाते हैं तो वो वोटों में वो तब्दीली आती है। दूसरी चीज, हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी ने कई बार ये अपने उसके माध्यम से कहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहा, मंचों से कहा है कि हमारी न्याय और व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई, और हमारी लड़ाई लंबी चलेगी। अभी आज ही का उदाहरण देख लीजिए कि मिर्जापुर में गुजरात पुलिस का नौजवान कह रहा था कि आएंगे तो योगी मोदी। बताइए ये कितनी शर्मनाक बात है। इस तरीके की चीजों की जो व्यवस्था परिवर्तन की जो लड़ाई है ना, वो इतनी जल्दी नहीं लड़ी जा सकती है। हम लोगों को धैर्य रखना होगा और पॉइंट टू पॉइंट हमें लड़ना होगा। आदरणीय प्रियंका गांधी ने एक बहुत अच्छी शुरुआत की और एक बहुत अच्छा गेन लिया है, और एक अच्छा माइलेज लिया है, और एक अच्छा संदेश देने की कोशिश की है महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए। जो भर्ती विधान वो लेकर के आई है, जो जॉब कैलेंडर लेकर के आई है कि जो बच्चे फॉर्म भरेंगे उसका पैसा नहीं लेंगे, जो उनकी ट्रैवलिंग की कॉस्ट होगी वो नहीं ली जाएगी, एग्जामिनेशन जो देंगे उसकी फीस नहीं ली जाएगी, बच्चियों को स्कूटी दी जाएगी, बच्चियों को स्मार्टफोन दिया जाएगा, जो महिलाओं को जॉब में हमको भागीदारी 20 लाख का रोजगार का वादा किया उसमें 8 लाख महिलाओं को रोजगार दिया जाएगा, या जो महिलाएं इधर से उधर जॉब में जाती है एक शहर से दूसरे शहर में, उनके रहने के लिए हॉस्टल छात्रावास की फैसिलिटी दी जाएगी। तो जो इस तरीके की बुनियादी सुविधाओं के लिए जो आदरणीय प्रियंका गांधी मुखर होकर के मैदान में आई है, निश्चित तौर पे पूरा उत्तर प्रदेश उनकी तरफ एक बहुत अच्छी आशा की नजर से देख रहा है, और उसमें वो अपना कदम बाई कदम आगे बढ़ा रही हैं, और जनता का उनको समर्थन मिल रहा है। पहले हमारी पार्टी को ये कहा जाता था साहब आप इतने प्रत्याशी कहां से लाएंगे, इतने आपके पास ये नहीं है, इतने कार्यकर्ता नहीं है, लेकिन हम पूरे के पूरी सीटों पर लड़े और एक एक बूथ पर हमारे कार्यकर्ता थे। आप लोग अगर अपना सर्वे उठा करके देख लें, जहां जहां हमारे प्रत्याशी लड़े हैं वहां पर बूथ वाइज हमारे बूथ लगे थे, और वहां पर पर्चियां मिली, जो है हमारे जो भी आ रहे थे सम्मानित वोटर, उनको पर्ची देने का काम किया गया हम लोगों ने।
तो हमारी रीच भी उत्तर प्रदेश के 403 विधानसभा सीटों पर पहुंची है और आने वाला वक्त जो है बहुत निर्णायक होगा कांग्रेस पार्टी के लिए। जी बिल्कुल, देखिए निर्णायक होता है, क्या होता है, क्योंकि तमाम मैनिफेस्टोज आपने अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मैनिफेस्टोज जारी कर दिए हैं। लोक लुभावने वादे खूब किए गए हैं आपकी तरफ से, लोगों को लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई है। लेकिन अब जनता को क्या समझ में आया ये तो वही जानती होगी। चलिए ठीक है संजीव कौशिक जी, अब हम जैसे कि देख रहे हैं जो मतदान करके लोग बाहर आ रहे हैं मतदान केंद्रों से, तो कह रहे हैं कि हम बेरोजगारी से परेशान हैं, हम रोजगार से परेशान है, हमें नहीं मिल रहा है, 2-3 महीने से हमारा काम का धंधा नहीं चल रहा है। ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर लोग बातें कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि नहीं हम सरकार के काम से बहुत खुश हैं। मतलब इसे किस तरह से देखा जाए, किस तरह के वोटर हैं ये, मतलब या साइलेंट वोटर हैं, किस तरफ इन लोगों का वोट जाता है? क्योंकि इस तरह के जो मतदाता हैं उनकी काफी तादाद हम इस बार देख रहे हैं। देखिए ज़ाहरा, 2 लाइन से हम अपनी बात अभी शुरू करना चाहेंगे कि जिनमें आ जाता है खुदाई के दर्जे जिस व्यक्ति में आ जाए वो बुत तोड़ दिए जाते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी की जो सोच हो गई थी वो कुछ इस तरह से हो गई थी कि सब कुछ हम ही है, ऊपर से नीचे तक हम ही है। जब प्रचंड बहुमत आपको मिलती है, लोग जब इतने ज्यादा वोटों से नवाजते हैं और सीटों की भरमार आपके पास होती है और 5 साल का वक्त भी होता है और साथ साथ जो लगातार आप कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार, तो आपने खुद ऐसे उम्मीद बात लोगों के मन में डाल दिए हैं कि वो चाहते हैं कि सब कुछ बेहतर हो जाए। ठीक है, बहुत सारी चीजें बेहतर नहीं थी, बहुत सारी चीजें आपने बेहतर की, लेकिन जो मूलभूत लोगों के सरोकारी मुद्दे हैं उसकी बात करने की जरूरत थी, उसको मजबूत करने की जरूरत थी। चाहे वो रोजगार पे बात करने की जरूरत थी, चाहे शिक्षा पे बात करने की जरूरत थी। आप कहते हैं स्वास्थ्य के मामले में सबसे बेहतर है, आंकड़े बताते हैं कि कहाँ पे आप चढ़ते हैं नीति आयोग के। आप कहते हैं कि हमने शासन व्यवस्था को दुरुस्त कर दिया, आंकड़े एडीआर के भी बता रहे हैं और एनसीआरबी के भी बता रहे हैं कि कितनी व्यवस्थाएं आपने दुरुस्त कर दी। आप दूसरे पार्टियों को कोसते थे कि आप में परिवारवाद चलता है, आप में जातिवाद चलता है, और जब आंकड़े आपके निकाल के देखे जाते हैं तो देख रहे हैं कि जिले के एसपी से लेकर के डीएम तक वो सारे आंकड़ों की भरमार दिखाई देती है। तो जो काम करने आपसे उम्मीद लोगों ने इसलिए आपको प्रचंड बहुमत दिया था क्योंकि आपने उन सारे चीजों की लंबी फहरिस्त बनाई थी जो विपक्षी पार्टियां पहले से वहां पर सत्ता में थी, जो वहां चला रही थी सरकार में, उनकी लिस्ट बनाई थी और लोगों को कहा कि हम इन सारी चीजों से निजात आपको दिलाएंगे, आप हमें जिताइए, और लोगों ने भरपूर समर्थन दिया और प्यार दिया। और उसके बाद यदि आप 5 साल रहने के बाद डबल इंजन की सरकार के बाद में आपको यदि 20% 80% की बात करने की नौबत आ जाए, कैराना को याद करने की नौबत आ जाए, मुजफ्फरनगर को भूलना नहीं है, भर्ती निकालने और गर्मी निकालने के बीच की बात आपको सुनने की नौबत आ जाए, और नमक का हक तो देख ही रहे हैं कि किस तरह से अदा करने की बात करिए, तो जाहिर सी बात है कि सरोकारी मुद्दे जो है उस पर बात करने के लिए आपके पास समय कम है या नहीं आप कर पा रहे हैं। ये बात सही है कि आपने हाईवे बनाई है, कोई इससे इनकार नहीं करेगा। यह बात भी सही है कि आपने जी बिल्कुल सही बात है, जो मूलभूत सुविधाएं हैं उन्हें सर्वोपरि रखना चाहिए राजनीतिक दलों को। और जब हम देखते हैं प्रचार प्रसार में ये तमाम चीजें कहीं खोई हुई सी नजर आती हैं हमें, और कहीं ना कहीं जो जनता है उसको भी समझ में आ रही हैं चीजें कि हो क्या रहा है। महेश वर्मा जी, आपको क्या लगता है कि जो बेसिक सुविधाएं होती हैं, जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण होती हैं एक आम इंसान के लिए, तो आपको नहीं लगता उन पे सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए जब आप प्रचार कर रहे हो? तो अरे जी, कहावत है कि हाथ कंगन को आरती का, पढ़े लिखे को फारसी क्या। सवाल ये है कि हमने जो अपने घोषणा पत्र या संकल्प पत्र हम लेकर आए, जो कि 76 पेज का हमारा था, उसमें जो है एक भी नया पॉइंट हमने पिछले घोषणा पत्र से नहीं लिया। इसका मतलब है कि हम पूर्ण रूप से अपने पिछले वादे से, अपने जो संकल्प थे उसको पूरा करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। और उससे भी बड़ी बात क्या है, सपा और कांग्रेस किसी ने भी उसके ऊपर उंगली नहीं उठाई। हमने जरूर उठाई कि सपा जो है, जो अपने घोषणा पत्र लेकर आई है, उसमें 80% वो बात वो कह रही है जो वो पिछले, जब से वो सरकार में आई है, मुलायम सिंह जी के टाइम से लेके और अब तक उन्हीं बातों को कहा जा रहा है। और रही बात अब किसानों की, अब किसानों की सच्चाई सुन लीजिए। 2017 के इनका घोषणा पत्र निकालिए सपा की, उसमें कहीं भी किसान और एमएसपी के ऊपर जो है कोई अनाज खरीदने की बात नहीं की जा रही है।
और अभी भी बड़ी जिम्मेवारी के साथ एक बात आपको कह रहा हूं जी कि अभी भी इन्होंने किसानों के लिए तो इनका किसान कृषि क्षेत्र में ये क्या करेंगे उसके ऊपर अभी भी ये उस बात को स्पष्ट नहीं किया है। तो ये तो आपकी सोच है। आप इतना कह के कि हम किसान विरोधी है बीजेपी, आप तो किसान के हितैषी है ना, तो आपके पास कुछ तो दिखाने के लिए होना चाहिए ना। हमें विरोधी कह देने मात्र से किसानों का जो तकलीफ है वो कम तो नहीं हो जाएगी, आपको बताना पड़ेगा ना। जी ये लोग इस पूरे चुनाव में अगर कोई चीज सबसे ज्यादा गुम रहा और कहीं किसी तरह से दिखाई नहीं दिया, ये बरबस जो है हमारे तरफ लौटे। और अभी तक का एक चलन था, बीजेपी जैसे ही कोई हिंदू की बात करती थी, पूजा पाठ की बात करती थी, या कोई जाति की बात करती थी, आतंकवाद और अपराध की बात करती थी, तो इस देश में सेक्युलरिज्म और संविधान पे सवाल खड़ा कर दिया जाता है। आज ये सारे मुतमईन है, एकदम संकल्पित हैं कि हम भी पूजा करेंगे, हम भी मंदिरों में जाएंगे, हम भी हिंदुत्व की बात करेंगे, हम भी हिंदुओं की बात करेंगे। तो ये उन लोगों के लिए सबक है जी। चलिए ठीक है, उन्माद की आग में झोंकते थे। ठीक है भुवन जी, क्या जवाब देना चाह रहे हैं? इसका भी तय होगा इस। चलिए ठीक है महेश जी, भुवन जी बात रख सकते हैं अपनी। ठीक है, मैं बात वहीं से शुरू करूंगा जहां से संजीव भाई ने बात खत्म करी थी। संजीव भाई ने ब्रेक में जाने से पहले ये बोला था कि अब तो जोशी जी चुनाव हो चुका है, अब क्या इन बातों का फायदा है। बस यही भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में अंतर है। हमारे लिए चुनाव का महत्व नहीं है, हम जन सरोकार के मुद्दे, हमारे लिए चुनाव हो चाहे ना हो, समाजवादी पार्टी सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करती है, क्या इसलिए हमारे लिए चुनाव का माध्यम नहीं है। अब यही अंतर हम उनको बताना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी, हम संघर्ष की पार्टी है। और दूसरा विषय मैं कहना चाहता हूँ, भाई साहब हमारे वर्मा जी पता नहीं कितना फील्ड में काम करते हैं, हम भी 27 साल से सार्वजनिक जीवन में साहब, और हम कहना चाहते हैं जब आपके लोग गए हैं किसानों की बेल्ट में जब गए हैं तो वहां पर आप लोगों का खदेड़ा इसीलिए हुआ कि आपके योगी जी और मोदी जी ने केवल हवाई बातें करी। मोदी जी कहते रह गए 1 कौल दूर है, लेकिन उनकी 1 कौल नहीं पहुंच पाई। 1 साल तक वो गर्मी बरसात जाड़े में वो बैठे रहे और क्या क्या मुकदमे आपने उनको दे दिए, इतनी हत्याएं हो गई, इसीलिए आप लोगों का कैंडिडेटों का खदेड़ा हुआ है। अब भी मान लीजिए और सुनिए, किसानों से माफी मांग लीजिए, बहुत अच्छा मौका है और शायद किसान बड़े दिल का व्यक्ति होता है, वो आपको माफ कर दे। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ हमेशा अहंकार की बातें ना करें, जैसा भारतीय जनता पार्टी कहते हैं सत्ता आती है जाती है, सत्ता में अहंकार नहीं होना चाहिए। हमारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं और अब आना चाहूंगी संजीव कौशिक जी आपके पास। जैसे कि लगातार हम ये बात कर रहे हैं कि जो तगड़ा मुकाबला है, टक्कर का मुकाबला भाजपा और सपा में ही हमें देखने को मिल रहा है उत्तर प्रदेश की ज्यादातर सभी सीटों पर। लेकिन हम ऐसे में बसपा को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि तमाम ऐसी सीटें हैं बहुजन समाज पार्टी की जो उनकी परंपरागत सीटें मानी जाती हैं। और कहीं ऐसा ना हो कि अभी तो वो कहीं दिखाई नहीं दे रही थी, प्रचार प्रसार में भी नहीं दिख रही थी, लेकिन नतीजे आने के बाद बहुजन समाज पार्टी ही किंग मेकर साबित हो। देखिए जा रहा, निश्चित तौर पर बसपा का अपना एक वोट बैंक है और वो जिस तरह से 2017 में भी हमने देखा कि उन्होंने राजनीति की और चुनाव लड़ा, वो ये तय कर नहीं पा रही थी और लोगों में ये मैसेज भी नहीं जा पा रहा था कि उनकी लड़ाई आखिर में ठीक से। क्या वो उस समय भी भारतीय जनता पार्टी से लड़ रही थी? हमें लगता है कि मन से लड़ने की बात होती है, जो मैसेज लोगों के बीच में जाने की बात होती है, वो बिल्कुल ढुलमुल तरीके की रणनीति होती है। इस बार भी कमोबेश वही स्थिति रही है। जबरजुबान लोग ये भी कह रहे हैं कि यदि कहीं कुछ सीटों की कमी पड़े तो बसपा तन के खड़ी रहेगी बीजेपी के साथ, लेकिन ये भविष्य के गर्त में इस तरह के सवाल है, उसका जवाब अभी देने की जरूरत नहीं है। लेकिन सच ये है कि इस वक्त लड़ाई में केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी के वोटों के प्रतिशत में इजाफा होगा। जिस तरह का काम उन्होंने किया है, आधी आबादी की चिंता जिस तरह से उन्होंने व्यक्त की है, क्योंकि महिला सशक्तिकरण एक लंबी प्रक्रिया होती है, एक दिन में उसका रिजल्ट नहीं आना होता है। बेहतर होता कि कांग्रेस पार्टी थोड़ा सा और होमवर्क कर लेती, कांग्रेस पार्टी थोड़ा शुरुआती दौर में जिस तरह से, क्योंकि ये बहुत बेहतर रणनीति के साथ कांग्रेस पार्टी उतरी थी, लेकिन कम से कम 40% की मजबूत कद्दावर महिलाओं की एक सूची तो बना लेती कांग्रेस पार्टी। तो ये कुछ कमियां रही, लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी जिस तरह से हाशिए पे चली गई थी, जमीनी कार्यकर्ताओं की एक फौज जो खड़ी की है वो बिल्कुल खत्म हो गई थी। तो ये कनेक्ट करने का जो एक सिलसिला शुरू हुआ है, प्रियंका गांधी ने अपने अथक प्रयास से कांग्रेस पार्टी को एक जीवनदान देने की कोशिश की है और कमोबेश इसमें सफलताएं भी पाई है। आगे आने वाले दिनों में ये तय करेगा
कि किस तरह का स्पिरिट रहता है और कांग्रेस पार्टी इसे कहां तक ले जाना चाहती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के भी वोटों के प्रतिशत में इजाफा निश्चित रूप से स्वाभाविक है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जिन महिलाओं की बात हम कर रहे हैं कि महिलाओं के वोट प्रतिशत में इजाफा हुआ है, ये कोई भी बता पाने में सक्षम नहीं है कि वो महिलाएं भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने वोट किया है, कांग्रेस पार्टी को वोट किया है या समाजवादी पार्टी को वोट किया है, लेकिन उन्होंने वोट किया है, ये कहने में कोई गुरेज नहीं है। जी, और हमेशा ही संजीव जी एक निर्णायक भूमिका में होती हैं महिलाएं। अक्सर हमने यही देखा है कि जिस तरफ महिलाओं का वोट जाता है सत्ता उसी के पास आती है। ऐसा इतिहास रहा है उत्तर प्रदेश का, देखने में ऐसा ही मिलता है। जावेद अहमद जी, आपको क्या लगता है, जैसे कि महिलाओं की बात हो रही है, क्योंकि आपकी पार्टी ने सबसे ज्यादा महिलाओं को साधने की कोशिश करी है, लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा भी दिया गया है आपकी पार्टी की तरफ से, लेकिन इस बात को भी नहीं नकारा जा सकता है कि आपकी पार्टी की बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं और कहती हैं हम बीजेपी में ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं। नहीं, ठीक है। देखिए, जब एक बड़ा परिवार होता है तो उस परिवार में बहुत सी मानसिकता के लोग होते हैं और ये तो हर व्यक्ति का फंडामेंटल राइट्स है, वो कहीं जा सकता है, कहीं से आ सकता है। अभी लास्ट मूवमेंट में आपने देखा रीता बहुगुणा जोशी के पुत्र जो है वो समाजवादी पार्टी में चले गए 2 दिन पहले 7वें चरण के चुनाव से। तो ये आना जाना लगा रहता है और उस पार्टी में टिके रहना, जो पार्टी संघर्ष कर रही, जैसा अभी हमारे आदरणीय संजीव कौशिक भाई ने बताया, बड़ी निष्पक्षता के साथ बताया कि कांग्रेस पार्टी संघर्ष कर रही है, हम इस चीज को स्वीकारते हैं। तो संघर्ष का साथी कौन होता है? संघर्ष के साथी वो लोग होते हैं जिसमें आत्मविश्वास होता है, आत्मसम्मान होता है, कुछ करने की चाहत होती है। और बाकी लोगों को ऐसा लगता है कि चाहे मैं उस दल में चला जाऊं, उस दल में चला जाऊं, जिनको सत्ता का लोभ लेना है, जिनको सत्ता का मजा लेना है, वो लोग, बाकी तो कांग्रेस पार्टी में इस वक्त वही लोग रहेंगे जिनको संघर्ष करना है। जिनको जाना था वो चले गए और जिनको आना है उनका वेलकम है। और देखिए, हमारी एक बहुत पुरानी परंपरा रही है कि हम लोग पहले किसी भी संघर्ष में पहले हम लोग आलोचना करते हैं, बाद में जब वो संघर्ष सफल होने लगता है तो उसके साथ हम लोग बगल में खड़े होने पे गर्व महसूस करते हैं। तो इसलिए हमारी संघर्षों की लड़ाई है और उस संघर्षों में जो लोग भी आत्मसम्मान के साथ आना चाहते हैं उनका वेलकम है। और हम लोग इस तरीके से निरंतर जो है मुद्दों की लड़ाई लड़ते रहेंगे। और उस लड़ाई का आप देखिए, इस चुनाव में मंदिर, मस्जिद, धर्म, जाति सब कुछ के परे आखिर में सारी पार्टियों को अपने मैनिफेस्टो में कहीं न कहीं रोजगार और जो है सुरक्षा और बाकी चीजों की बात करनी पड़ गई। अन्यथा लाल टोपी और भगवा और इन्हीं चीजों में चुनाव उलझ करके रह जाता। चलिए, ठीक है, एक बहुत बड़ा बदलाव है। जी, जाहिर तौर पर भुवन जी कह सकते हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, ये उत्तर प्रदेश को भी पूरा पता है, पूरे देश को पता है कि ये चुनाव है किन दलों के बीच में लड़ा जा रहा है। और मैं कहना चाहता हूँ, आपने जहाँ से चर्चा करी थी, मुझे एक अन्य चैनल पर भी जाना है, मैं बताना चाहता हूँ आपको, जो बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में ये चुनाव में फ्रेंडली मैच हो रहा है। हेलो जी, भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच में फ्रेंडली मैच हो रहा है। और रही बात कांग्रेस पार्टी की, हमारा मानना है क्योंकि 5 साल का विपक्ष का कार्यकाल था और 5 साल में अगर कोई उत्तर प्रदेश में विपक्ष की भूमिका अदा करते दिखाई दिए तो माननीय अखिलेश यादव जी दिखाई दिए और समाजवादी पार्टी जी। हाँ, ये लोग आए हैं, कांग्रेस के लोग आए हैं, 1 साल से प्रियंका जी आई हैं, लेकिन मैं मान के चलता हूं कि वो राजनीतिक पर्यटन के रूप में यहाँ पर आई हैं। मेरी शुभकामनाएं उनके साथ है, लेकिन मुझे कहने में कोई हिचक नहीं है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी से किस पार्टी ने यहाँ पर सशक्त भूमिका अदा करी है, वो केवल समाजवादी पार्टी ने करी। जी, चलिए, ठीक है, फ्रेंडली मैच है बसपा और भाजपा के बीच में, ये कह रहे हैं महेश वर्मा जी। भुवन जी क्या कहेंगे इस पर? वो तो कुछ भी कह लें, वो तो बउआ और बुआ की जोड़ी जब असफल हुई तो यही कहेंगे, और क्या कहेंगे। तब तो कहने के लिए कुछ था नहीं, अब तो बहुत कुछ कह सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है जारा जी कि जिस प्रकार से आप ये पूरे चुनाव को अगर आप आकलन करिएगा तो इसमें एक ही चीज आपको मिलेगा। एक तो ये कि कांग्रेस मुक्त प्रदेश मिलेगी। कांग्रेस जो है बहुत बड़ा जीरो, जो हीरो बनने का काम कर रही थी, जो जिस तरह से ये आडंबर कपटपूर्ण तरीके से जो ये काम करने का जो तौर तरीका चुना गया था। दूसरा कि सपा जो है अपने बिखराव पे होगी। बिखराव तो वो चुनाव से पहले भी हो गई थी। उनके चचा जो थे शिवपाल यादव जैसे पता नहीं कितने इनके अच्छे नेता, उन सबको एक किनारे करके और ऐसे लोगों के साथ अखिलेश जी जुड़े, जिसमें ये कह सकते हो आप कि आज के डेट में इन्होंने
उस चीज पे फोकस करने की कोशिश करी, जैसे कि अपराधियों का संरक्षण लेना, अपराधियों के जरिए किसी अपने चुनाव को जो है वो जीतने की कोशिश करना। कोई आपका विजन सटीक नहीं है, कोई आप में उस तरह का कोई ठोस ऐसी बात आपने अभी तक नहीं कही सपा की तरफ से जो जनता के अंदर, जनता से कनेक्ट हो जाए कि हाँ ये जो बात कह रहा है ये कुछ हद तक सही है। आपने अपने कोई 5 साल पहले आप मुख्यमंत्री रहे, कोई ऐसी काम आपकी लोगों को आप बताते समझाते, वो कहीं कनेक्ट करने में इसलिए असफल रहे कि इनके पास जयरा जी वो सोच और वो समझ और अहंकार की बातें संजीव जी कह रहे हैं। इस देश में याद करिए कि राजीव गांधी जी को जब प्रचंड बहुमत मिला तो उस अहंकार के बदले में क्या हुआ कि हमारी मुस्लिम बहनें जो थी, जिनको 40-50 साल पहले इस देश में इंसाफ मिलना चाहिए था, वो अब जाके मिला। चलिए ठीक है, आप यहाँ पे कनेक्ट होने की बात कर रहे हैं, जनता से कितना कनेक्ट समाजवादी पार्टी हो पाई है या कांग्रेस हो पाई है वो तो नतीजों से स्पष्ट हो ही जाएगा। फिलहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे इस खास प्रोग्राम लोकतंत्र में, और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।